हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 101 एंशिएंट एंड मिडीवल सोसाइटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, हाउ डिड एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस ह्यूमन कम्युनिटीज? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि कृषि के आविष्कार ने मानव समाज पर क्या प्रभाव डाला। हमें बताना है कि कैसे कृषि के आने से जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, बसते हुए गांव और सामाजिक संरचना में बदलाव आया। आंसर। इंट्रोडक्शन। कृषि का आविष्कार मानव इतिहास का एक सबसे बड़ा मोड़ था, जिसे हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। कृषि के पहले लोग शिकारी और संग्राहक थे, जो खाने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते थे। जब लोगों ने खेती और पशुपालन शुरू किया तो उन्हें स्थिर भोजन मिलने लगा। इस स्थिरता ने गांव, शहरों और प्राचीन सभ्यताओं की नींव राखी। कृषि ने सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी बदल दिया। मेन बॉडी। 1. नोमैडिक जीवन से स्थायी बसव तक। कृषि के पहले लोग लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे खाने और पानी के लिए। जब खेती शुरू हुई तो लोग एक जगह पर रहने लगे और स्थायी बस्तियां बन गई। जैसे फर्टाइल क्रेसेंट में पहली कृषि बस्तियां मिली है। इस स्थिर जीवन के साथ घर, अनाज भंडार और निजी संपत्ति का विकास हुआ। 2. सामाजिक संगठन और श्रम विभाजन। कृषि से भोजन का उचित प्रबंध होने लगा, जिससे कुछ लोग अन्य कामों जैसे हथियारों, बर्तनों, व्यापार में लग गए। इससे काम के आधार पर विभाजन और सामाजिक वर्गीकरण हुआ। भूमि और साधन के प्रबंध के लिए राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व का जन्म हुआ। कृषि और प्रकृति से जुड़े देवता और पूजा पद्धतियां भी विकसित हुई। 3. आर्थिक बदलाव और अतिरिक्त उत्पादन। कृषि से अनाज का अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, जिससे व्यापार बढ़ा। लोग अपने उत्पादन को बदले में अन्य वस्तुओं के लिए विनिमय करने लगे। इससे व्यापारिक जाल और शहरों का विकास हुआ। अतिरिक्त भोजन के कारण जनसंख्या बढ़ी और सभ्यताएं उभार कर आए। 4. तकनीकी और पर्यावरणिक प्रभाव। कृषि के साथ नए उपकरण जैसे हाल, सिंचाई प्रणाली और अनाज भंडारण का विकास हुआ। मानव ने अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित करना सीखा, जंगल काटना, पानी रोकना, पशुओं का उपयोग करना। लेकिन कृषि के कारण जंगल कटना, मिट्टी की उर्वरता कम होना और मौसम पर निर्भरता जैसे समस्याएं भी आए। ये सब तकनीकी परिवर्तन आगे चलकर नागरिक और राजनीतिक विकास का आधार बने। 5. सांस्कृतिक और धार्मिक विकास। कृषि के दौरान लोगों ने मौसमों और फसलों के हिसाब से त्योहार, पूजा और कैलेंडर बनाए। धरती, वर्षा और उपजाऊ से जुड़े देवताओं की उपासना शुरू हुई। स्थायी जीवन के साथ पारिवारिक और सामुदायिक संबंध मजबूत हुए और ज्ञान का संचार बढ़ा। कंक्लूजन। कृषि ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया। शिकारी से किसान, घुमंतु से स्थायी और त्रिभुज समाज से सभ्यता तक का सफर इसी ने संभव बनाया। इसने आर्थिक विकास, राजनीतिक संगठन और सांस्कृतिक समृद्धि को जन्म दिया। कृषि क्रांति ने मानवता को एक नई दिशा दी, जिससे आज का समाज बना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Bronze Age represents a true leap in technology as far as the use of bronze and copper are concerned. Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि ब्रॉन्ज एज को मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण तकनीकी युग क्यों माना जाता है। हमें बताना है कि ब्रॉन्ज, जो कॉपर और टिन का मिश्रण है, के उपयोग ने टूल्स, हथियार, कला, व्यापार और सामाजिक संगठन को कैसे बदला। साथ ही इसका आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्रॉन्ज एज मानव सभ्यता के विकास का एक क्रांतिकारक दौर था, जो लगभग 3300 BCE से 1200 BCE के बीच रहा। इस दौर में लोगों ने कॉपर और टिन का मिश्रण करके ब्रोंज बनाया, जिससे टूल्स, हथियार और अलंकर तैयार किए गए। ये युग स्टोन एज से एक बड़े तकनीकी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मेटलर्जी के इस विकास ने अर्थव्यवस्था, युद्ध, कला और शहरीकरण को नई दिशा दी। ब्रॉन्ज एज ने दिखाया कि तकनीकी प्रगति का समाज के विकास पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। मेन बॉडी। 1.
मेटलर्जी का विकास और तकनीकी प्रगति। ब्रॉन्ज एज की शुरुआत तब हुई जब मानव ने पहली बार कॉपर को गलना और उससे उपकरण बनाना सीखा। जब कॉपर को टिन के साथ मिलाया गया, तब ब्रॉन्ज बना जो ज्यादा मजबूत और उपयोगी था। इस नई धातु ने खेती के औजार, हथियार और रोजमर्रा के साधन बदल दिए, जिससे उत्पादकता बढ़ी। जैसे मेसोपोटामिया और इंडस वैली में ब्रोंज के औजार और मूर्तियां पाई गई हैं, जो उनकी उन्नत कला और तकनीक को दिखाती है। 2. आर्थिक परिवर्तन और व्यापार का विस्तार। कॉपर और टिन की मांग बढ़ने से दूर दूर तक व्यापार होने लगा। टिन के लिए लोगों ने सेंट्रल एशिया और एनाटोलिया तक सफर किया। इस व्यापार ने पुराने सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली को जोड़ा और एक प्रारंभिक विश्व व्यापार प्रणाली बनाए। ब्रॉन्ज से बने सामान जैसे बर्तन और अलंकार व्यापार का मूल केंद्र बने और नए व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ। मोहेंजोदड़ो और उर जैसे स्थलों पर मिले ब्रोंज के वास्तु इस व्यापार के प्रमाण है। 3. युद्ध और राजनीतिक संरचना पर प्रभाव। ब्रॉन्ज के हथियारों जैसे तलवार, भला और ढल ने युद्ध का स्वरूप बदल दिया। इसने राजाओं को अपने राज्यों को मजबूत करने और विस्तार करने में मदद की। ब्रॉन्ज हथियारों ने शक्ति और सामाजिक पदवी का प्रतीक बनकर सामंतवाद को बढ़ावा दिया। जैसे सुमेर और इजिप्ट जैसे राज्य ब्रॉन्ज हथियारों के कारण अधिक शक्तिशाली हुए। 4. सांस्कृतिक और कलात्मक विकास। ब्रॉन्ज का उपयोग सिर्फ उपकरणों तक सीमित नहीं था, इससे कला और धार्मिक वास्तु भी बनाई गई। चीन के शांग वंश ने ब्रॉन्ज के सुंदर बर्तन बनाए जो धार्मिक क्रियाओं में उपयोग होते थे। इंडस वैली की डांसिंग गर्ल जैसे ब्रोंज मूर्ति इस युग की कलात्मक उन्नतता को दिखाती है। इससे स्पष्ट होता है कि तकनीकी प्रगति ने कला और संस्कृति को भी नई दिशा दी। कंक्लूजन। ब्रॉन्ज एज वास्तव में मानव इतिहास का एक बड़े बदलाव का युग था। इस युग ने खेती, व्यापार, युद्ध और कला सभी क्षेत्रों में क्रांति ला दी। मेटलर्जी के इस विकास से नए शहरों, पेशा वर्गों और राजनीतिक संरचनाओं का विकास हुआ। इसलिए ब्रॉन्ज एज सिर्फ एक धातु का युग नहीं था, बल्कि मानव बुद्धि और नवाचार का प्रतीक था। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. What was the role of trade in the emergence of the early state? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि व्यापार ने प्रारंभिक राज्यों के विकास में क्या भूमिका निभाई। हमें बताना है कि कैसे आर्थिक समृद्धि, सामाजिक बदलाव और प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए व्यापार ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके लिए मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली जैसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। व्यापार मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। प्रारंभिक समाजों में व्यापार ने अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा और आर्थिक विकास के साथ नगर सभ्यता को बढ़ावा दिया। जब लोगों के पास उत्पादन का अतिरिक्त भंडार हुआ, तो उन्होंने उसका विनिमय करना शुरू किया। इस व्यवहार से नए सामाजिक वर्ग, धन संपत्ति और प्रशासनिक जरूरत पैदा हुई, जिससे राज्य का निर्माण संभव हुआ। व्यापार ने राज्य के आर्थिक और राजनीतिक दोनों आधार को मजबूत किया। मेन बॉडी। 1. आर्थिक आधार और राज्य का उदय। कृषि के विकास से अतिरिक्त उत्पादन हुआ, जिससे लोगों ने सामानों का आदान प्रदान शुरू किया। शुरुआत में ये स्थल या गांव स्तर पर होता था, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापार दूर तक फैल गया। जो लोग व्यापारिक मार्गों और साधनों पर नियंत्रण रखते थे, उन्होंने शक्ति और प्रभाव हासिल किया। व्यापारिक सुरक्षा, कर वसूली और कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत ने राज्य के संरचना को जन्म दिया। मेसोपोटामिया में सुमेर के लोग इंडस वैली और एनाटोलिया तक व्यापार करते थे, जिससे लिखित रिकॉर्ड और प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता हुई। 2. नगरीकरण और प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। व्यापार के बढ़ने से नगर विकास हुआ, जो व्यापार और शासन के केंद्र बने। व्यापारी और शिल्पकार वर्ग ने नए नियम, टोल मापा और लिखित रिकॉर्ड की जरूरत महसूस की। ये सब चीजें एक प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान थी, जहां सरकार या राजा इन सब चीजों को नियंत्रित करता था। इजिप्ट में नीले नदी के माध्यम से व्यापार ने फेरो को केंद्रित शक्ति और कर संग्रह के लिए एक मजबूत प्रणाली दी। 3. सामाजिक वर्गीकरण और राजनीतिक प्रभाव। व्यापार से कुछ लोगों के पास धन और साधन का केंद्रीकरण हुआ, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी। इस असमानता को नियंत्रित करने के लिए कानून और प्रशासन की आवश्यकता हुई। मंदिर और महल दोनों ही आर्थिक और राजनीतिक केंद्रों के रूप में उभरे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलने वाले सील्स और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स इस व्यवस्थित व्यापार प्रणाली का प्रमाण देते हैं। 4.
व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक और राजनीतिक विस्तार। व्यापार से अलग अलग सभ्यताओं के बीच संपर्क बढ़ा, जिससे सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव फैला। राजाओं ने व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और सुरक्षा के लिए सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए। मूल्यवान साधन जैसे धातु, मसाले, कपड़े पर नियंत्रण ने राज्य को समृद्ध और प्रभावशाली बनाया। इस तरह व्यापार ने राज्य के भीतर और बाहर दोनों स्तर पर राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया। कंक्लूजन, व्यापार ने प्रारंभिक राज्यों के विकास में मूलभूत भूमिका निभाई। इसने आर्थिक समृद्धि, सामाजिक वर्गीकरण और प्रशासनिक नियंत्रण को बढ़ावा दिया। नगरों, कर प्रणाली और कानून की शुरुआत भी इसी से जुड़ी थी। व्यापार सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं था, बल्कि राज्य निर्माण का एक मजबूत स्तंभ था। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write a note on the administrative organization of the Persian Empire. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पर्शियन एम्पायर के प्रशासनिक संगठन के बारे में लिखना है। हमें बताना है कि राज्य कैसे चलाया जाता था, किन का क्या रोल था, सट्रपीज, प्रोविंसेस कैसे काम करती थी, टैक्स सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा था। इसके साथ हमें यह भी समझाना है कि यह सिस्टम इतने बड़े एम्पायर को कैसे एकजुट रखता था। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्शियन एम्पायर, जो साइरस द ग्रेट ने 6th सेंचुरी BCE में स्थापित किया था, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे से चले हुए एम्पायर में से एक था। इसका राज्य इंडस वैली से लेकर एजियन सी तक फैला हुआ था। इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी था। पर्शियंस ने एक ऐसा प्रशासन बनाया जो यूनिटी, एफिशिएंसी और टॉलरेंस पर आधारित था। इसका असर बाद के एम्पायर जैसे ग्रीक और रोमन राज्यों पर भी पड़ा। मेन बॉडी। 1. किंग और सेंट्रल अथॉरिटी। पर्शियन एम्पायर एक प्रजातंत्र मोनार्की था जहां किंग सबसे बड़ा शासक था। किंग को किंग ऑफ किंग्स कहा जाता था क्योंकि वो कई छोटे शासकों पर भी राज करता था। किंग के पास धार्मिक और राजनीतिक दोनों अधिकार होते थे और माना जाता था कि यूज अहुरा माजदा ने चुना है। साइरस द ग्रेट, डारियस I और ज़र्क्सीज जैसे राजाओं ने सेंट्रल अथॉरिटी को मजबूत बनाया और स्थानीय परंपराओं का सम्मान रखा। डारियस I ने कई नए रिफॉर्म्स लाए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और भी मजबूत बना। 2. सट्रपी सिस्टम, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर को कई सट्रपीज, प्रांत में बांटा गया था, जिनका प्रभारी 17 होता था। कुल मिलाकर लगभग 20 to 30 सट्रपीज थी। सट्रैप्स कानून व्यवस्था बनाए रखते, टैक्स वसूल करते और किंग के प्रति वफादारी सुनिश्चित करते थे। किंग ने किंग्स आइज एंड ईयर्स नाम के इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जो सैट्रैप्स की एक्टिविटीज पे नजर रखते थे। इस सिस्टम से पावर का बैलेंस बना रहा और बगावत के चांसेस कम हुए। 3. टैक्स और आर्थिक प्रशासन। डारियस I ने एक स्टैंडर्ड टैक्स सिस्टम बनाया था जो प्रत्येक प्रोविंस की उत्पादकता और धन संपत्ति पर आधारित था। टैक्स सिल्वर, गोल्ड या खेती के उत्पादन में लिया जाता था। एम्पायर के पास रॉयल ट्रेजरीज थी जैसे परसेपोलिस और सुशा। एक यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट सिस्टम और दरिक कॉइन के उपयोग ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाया। इससे राज्य समृद्ध और एकजुट बना रहा। 4. कम्युनिकेशन, सेना और न्याय व्यवस्था। रॉयल रोड, जो 2700 किलोमीटर लंबी थी, सुशा से साडस तक बनी थी, जिससे कम्युनिकेशन तेजी से होता था। रोड के साथ रिले स्टेशंस और पोस्ट सिस्टम्स बने हुए थे जहां से संदेश तुरंत भेजे जाते थे। पर्शियन आर्मी एक प्रोफेशनल सेना थी जिसमें अलग अलग प्रांतों के सिपाही शामिल थे। इमोर्टल्स, 10,000 एलीट सोल्जर्स का ग्रुप किंग की सुरक्षा करता था। न्याय व्यवस्था सेंट्रल थी लेकिन स्थानीय कानून भी चलने दिए जाते थे, जिससे न्याय और समानता बनी रही। 5. सांस्कृतिक और धार्मिक नीति। पर्शियन रूलर्स रिलीजियस टॉलरेंस फॉलो करते थे। उन्होंने स्थानीय परंपराओं, भाषाओं और धर्मों का सम्मान किया। इस इंक्लूसिव पॉलिसी ने राज्य में शांति और एकता बनाए रखी। ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म के सिद्धांत सत्य, न्याय और अच्छे शासन इनके प्रशासनिक सिद्धांत का आधार थे। कंक्लूजन। पर्शियन एम्पायर का प्रशासनिक संगठन अपने समय का एक अद्भुत उदाहरण था। सट्रपी सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, टैक्स सिस्टम और कल्चरल टॉलरेंस के सहारे इसने एक विशाल और विविधा एम्पायर को एकजुट रखा। ये सिस्टम इतना प्रभावी था कि आगे के एम्पायर ने भी इसे अपनाया। ये दिखाता है कि एक सुदृढ़ और न्याय प्रधान प्रशासन से ही राज्य स्थिर रह सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you.
Question 5. Describe the conflict between aristocracy and peasantry in ancient Greece. What was its role in the emergence of democracy? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्राचीन ग्रीस में जो सामंत वर्ग, एरिस्टोक्रेसी, और किसानों, पेजेंट्री, के बीच टकराव हुआ, उसने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को कैसे जन्म दिया। साथ ही ये भी समझाना है कि ये संघर्ष लोकतंत्र के विकास में कैसे मददगार बना। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्राचीन ग्रीस में समाज 2 मुख्य वर्गों में विभाजित था, सामंत, एरिस्टोक्रेट्स, और किसान, पेजेंट्स। सामंत लोगों के पास जमीन और शक्ति थी, जबकि किसान उनके अधीन रहकर काम करते थे। आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ती गई और इसका परिणाम था निरंतर संघर्ष। इस संघर्ष के चलते ऐसे सुधार हुए जिन्होंने लोकतंत्र की बुनियाद राखी, खासकर एथेंस में। मेन बॉडी। 1. ग्रीक समाज की संरचना और टकराव का आरंभ। शुरुआती ग्रीक नगरों, पोलिस, में सामंत लोगों का पूरा कब्जा था, उनके पास सबसे उपजाऊ जमीन थी और राजनीति पर उनका नियंत्रण था। किसान छोटी जमीन पर खेती करते थे या सामंतों के खेतों पर मजदूरी करते थे। अन्न पर कर्ज और करों का बोझ बढ़ता गया। धन और शक्ति के अंतर ने सामाजिक असंतुलन पैदा किया, जो आगे चलकर बड़े संघर्ष का कारण बना। उदाहरण, एथेंस में यूपाट्रियाई जैसे सामंत परिवारों का राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक था, जबकि आम नागरिकों का कोई अधिकार नहीं था। 2. आर्थिक असमानता और सामाजिक संकट। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जमीन की कमी होने लगी और छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। बहुत से किसानों को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी और कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर वे दास बन गए। ये आर्थिक संकट आप सामाजिक आंदोलन में बदल गया, जहां लोगों ने न्याय और समानता की मांग उठाई। ऐतिहासिक संदर्भ। 7th सेंचुरी BCE तक कई ग्रीक नगरों में आंदोलनों का सिलसिला चालू हो गया था, खासकर उन लोगों के द्वारा जो सेना में सेवा देते थे, होप्लाइट्स, और राजनीतिक अधिकार मांगते थे। 3. सोलन के सुधार लोकतंत्र की पहली सीढ़ी। एथेंस के नेता सोलन ने 594 BCE में बड़े सुधार किए। उन्होंने कर्ज माफ किया, कर्ज के बदले दास बनने पर रोक लगाई, और नागरिकों को उनकी आय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। उन्होंने काउंसिल ऑफ 400 स्थापित की और सभी नागरिकों को इक्कलेसिया, असेंबली, में भाग लेने का अधिकार दिया। इन सुधारों ने सामंत वर्ग की शक्ति को कम करते हुए आम जनता को भी राजनीतिक भागीदारी दी। प्रभाव। सोलन के सुधारों ने लोकतंत्र के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की। 4. क्लेस्थीन्स और लोकतंत्र का स्थापना। क्लेस्थीन्स ने 508 BCE में नए प्रशासनिक बदलाव किए। उन्होंने नागरिकों को कुल के बजाय रहने के स्थान के आधार पर 10 गोत्रों में बांटा। उन्होंने काउंसिल ऑफ 500 बनाई और राजनीति को ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली बना दिया। इससे एथेंस में वास्तविक लोकतंत्र का आरंभ हुआ, जहां सभी नागरिकों को न्याय और समानता का अधिकार मिला। परिणाम। सामंत और किसानों के बीच के संघर्ष ने ऐसे परिवर्तन लाए जिन्होंने शक्ति का वितरण बदला और लोकतंत्र को जन्म दिया। 5. किसानों की सेना में भूमिका। किसानों ने होप्लाइट्स के रूप में नगर राज्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस योगदान ने उन्हें अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग करने का अधिकार दिया। इस तरह किसानों की आर्थिक और सैनिक भूमिका ने सामंत वर्ग के प्रभाव को कम कर दिया। कंक्लूजन। ग्रीस में सामंत और किसानों के बीच का ये टकराव एक आर्थिक संघर्ष से बढ़कर सामाजिक क्रांति बन गया। न्याय और समानता की मांग ने ऐसे नेताओं को प्रेरणा दी जो सुधार लेकर आए। इन्हीं संघर्षों से एथेंस में लोकतंत्र का जन्म हुआ, जहां आम नागरिक भी राजनीति में शामिल होने लगे। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।